Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our first lecture with साइंस। मेरा बेटा, सबसे पहले हमें जानना होगा कि साइंस क्या है। हम जानते हैं कि दैट नॉलेज विच गेट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड एज साइंस। आप लोग ये चीज़ 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि साइंस जो है वो हम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं। साइंस को फर्दर डिवाइड किया गया है नेचुरल साइंस एंड फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल साइंस में। उसी का आज हम थोड़ा सा मैप सीखेंगे। बच्चों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इससे हवाले से गलत होता है, तो इसीलिए आप ये चीज़ याद रखिएगा कि साइंस को डिवाइड किया जाता है नेचुरल साइंस में, एंड नेचुरल साइंस फर्दर डिवाइड होती है फिज़िकल और बायोलॉजिकल साइंस में। याद रखिएगा, फिज़िकल और बायोलॉजिकल साइंस खुद ही दोनों नेचुरल साइंस की ब्रांचेस हैं। हमारे पास फिज़िकल साइंस के अंदर केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स आ जाती है, और बायोलॉजिकल साइंस में हमारे पास प्योरली बायोलॉजी आ जाता है। और बायोलॉजी की फ़र्दर जो ब्रांचेस होती हैं, मेजर ब्रांचेस जो होती हैं, वो हमारे पास जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है। फिज़िकल साइंस में हमारे पास केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और उसके अलावा भी न्यूमेरियस ब्रांचेस आ जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री और फिज़िक्स को थोड़ा थोड़ा। केमिस्ट्री, आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ मैटर को कहा जाता है, और हम इसकी दूसरी भी डेफिनेशन बनाते हैं कि केमिस्ट्री जो होती है वो स्टडी ऑफ केमिकल्स होती है। याद रखिएगा, जब भी हम केमिकल या मैटर की स्टडी करते हैं तो उसमें हम 4 चीज़ों की स्टडी करते हैं। एक सबसे पहली जो चीज़ होती है वो स्ट्रक्चर होता है, दूसरा कंपोजिशन, तीसरी प्रॉपर्टीज़, एंड फोर्थ वन जो होती है वो चेंज होती है। मेरा बेटा याद रखना, स्ट्रक्चर हम कहते हैं डिज़ाइन को। फॉर सपोज़ स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं कि फॉर सपोज़ इथीन का स्ट्रक्चर क्या है, वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, वाटर का स्ट्रक्चर अगर वी शेप्ड है तो किस तरीके से, ये तमाम की चीज़ें जो डील करता है वो केमिस्ट्री होती है। उसके बाद बात आती है कंपोजिशन की। कंपोजिशन का उर्दू में मतलब होता है बनावट। कंपोजिशन मतलब कि कोई भी चीज़ किस चीज़ पर कंपोजिट है। फॉर सपोज़ अगर वाटर है तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी तादाद पर मुश्तमिल है। फिर उसमें हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आती है, एक फ़िज़िकल और दूसरी केमिकल। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये चेक करते हैं, ये पढ़ते हैं कि उसका कलर, ऑर्डर, शेप, ये तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम बात करते हैं कि ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर रहा होता है। उसके बाद जो चेंज होता है, चेंज जब भी केमिकल्स के अंदर आता है तो वो 2 किस्म की चेंज होती हैं। एक हमारे पास केमिकल, दूसरी हमारे पास फिज़िकल। केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शंस की वजह से आती है, और फिज़िकल चेंज फिज़िकल चेंज की वजह से आती है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे केमिस्ट्री के लेक्चर में, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी को। बेटा थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लें कि फ़िज़िक्स किसे कहते हैं। स्टडी ऑफ मैटर एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। हम इसमें मैटर की भी स्टडी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैटर और एनर्जी के इंट्रैक्शन की भी स्टडी करते हैं कि मैटर और एनर्जी किस तरीके से एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। ये तमाम की चीज़ें हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब हम आते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी आप 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि बायोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आप तमाम बातें जानते हैं। बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेस जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है। जूलॉजी में हम एनिमल की स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। मेरा बेटा, मैं जानता हूँ आप लोग फर्स्ट ईयर में आ चुके हो और ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल ईजी लगती हैं। ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी हैं। हम आगे मूव करेंगे और बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को हम स्किप करेंगे, हम डायरेक्ट चलेंगे चैप्टर नंबर 4 पर। याद रखना, टोटल चैप्टर जो है बायोलॉजी के वो 14 है, और चैप्टर नंबर 4 हमारे पास आ जाता है सेल। हम उसी को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, और हम फर्स्ट चैप्टर समझें कि सेल को स्टार्ट करेंगे। हम फर्स्ट चैप्टर आपकी सिंटैक्स बुक बोर्ड में जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम सेल से स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी सिंपली स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये चीज़ें आप जानते हैं। अब हम चलेंगे सेल की तरफ और सेल पर डिटेल में बात करेंगे कि सेल है क्या, किस तरीके से है, क्या चीज़ें हैं। चलते हैं सेल की तरफ। आइए सेल का ओवरव्यू लेते हैं कि सेल के अंदर 3 ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हर एक सेल में मौजूद होता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन, जो सेल के इनर और आउटर पार्ट को
डिफ्रेंशिएट करता है। सेकंड वन जो पार्ट हमारे पास होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म हर एक सेल के अंदर मौजूद होता है। थर्ड वन जो हमारे पास होता है वो होता है न्यूक्लियस। याद रखिएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है और डीएनए क्या करता है कि वो तमाम के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करवा रहा होता है। यूकैरियोटिक सेल हमारे पास टाइप होती है सेल की, और दूसरी जो टाइप्स होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल इसके अंदर आ जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया जिसका डीएनए जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्लोट कर रहा होता है आसानी तरीके से, ये इसका डीएनए किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया आता है और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिल की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिल हम कहते हैं लिटिल ऑर्गन को। ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेल का। जिस तरीके से हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, याद रखिएगा। और हमारे पास होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद होता है। क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो डीएनए पर मुश्तमिल होता है। जब डिवीजन का वक्त होता है तो क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर। ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, और क्रोमोसोम्स के इस पास 2 क्रोमेटिड्स मौजूद होती हैं। एक और इस चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम्स को बनाना। राइबोसोम आप जानते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री को कहा जाता है। राइबोसोम जो है या तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच मिलेगा या फिर सेपरेट मिलेगा। ये जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है राइबोसोम्स को, और राइबोसोम न्यूक्लियोलस से होता हुआ सेल की तरफ साइटोप्लाज्म में चला जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर किसी भी किस्म का राइबोसोम अटैच नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कि वो कुछ मटेरियल बनाए सेल के लिए जो आगे ट्रांसफ़र करता है गोल्जी बॉडीज़ को। गोल्जी बॉडीज़ उसी मटेरियल को मॉडिफाई करता है। याद रखिएगा, गोल्जी बॉडीज़ मॉडिफाई करता है मटेरियल को। मॉडिफिकेशन का काम गोल्जी बॉडीज़ का होता है, और इसको हम स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। तो मतलब ये हुआ कि इसको मॉडिफाई कर दिया किसने? गोल्जी बॉडीज़ ने। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास एनिमल सेल होता है और प्लांट सेल होता है, और इनके वैक्यूल डिफरेंट होते हैं। एनिमल सेल के अंदर छोटे, टिनी और न्यूमेरियस वैक्यूल पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर एक बिग वैक्यूल पाया जाता है जिसके अंदर वाटर स्टोर होता है। एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम ऐसा वेसिकल है जो गोल्जी बॉडी से डेवलप होता है, और लाइसोसोम का एक काम होता है ये सेलुलर डाइजेशन करवाता है। ये कुछ ऐसे एंजाइम अपने अंदर रखता है जो सेलुलर डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लाइक वाइज अल्फा ग्लूकोसिडेज। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और जिन सेल को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर ज़्यादा मौजूद होता है। इसका काम होता है सेलुलर रेस्पायरेशन करवा कर एटीपी की फॉर्मेशन करवाना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास मसल सेल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। उसकी वजह यह है कि मसल सेल्स को जो है एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटल। साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूलिन और माइक्रोफिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। ये साइटोस्केलेटन मेंटेन करता है पोजीशन को। एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करवाना। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये फूड को तैयार करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलाकर जो है ये रिएक्शन करवा कर ग्लूकोज बनाता है।
प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, और दो स्ट्रक्चर ऐसे हमारे पास पाए जाते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं। एक को हम कहते हैं सीलिया। सीलिया का काम जो होता है वो क्या करता है, प्यूरिफाई करता है किसी भी डर्टी एयर को। जिस तरीके से अगर आपके पास अगर कोई चीज़ आ जाती है, डर्ट आ जाती है, डस्ट आ जाता है, तो उसको कफ के ज़रिए बाहर निकालता है। हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के पास जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलम। फ्लैजिलम जो है मूवमेंट करवाता है बैक्टीरिया की वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन एनिमल सेल के अंदर मींस दैट ह्यूमन सेल के अंदर स्पर्म होता है जिसके पास फ्लैजिला होता है। आइए समराइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने सेल के बारे में ओवरव्यू किया है। याद रखिएगा डिटेल लेक्चर हम आगे आपको प्रोवाइड करेंगे। हमने सीखा कि यूकैरियोटिक सेल होता है और प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो हमारे साथ आप लोग कनेक्टेड रहिए। आप अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको कितना समझ आया, कैसा आपका ये आज का लेक्चर लगा। थैंक यू सो मच।